सभी को नमस्ते। आज हम मुख में होने वाले उच्चारण स्थानों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान की परिभाषा देखते हैं। इस विषय में महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ वर्णोच्चारण शिक्षा के 8वें प्रकरण के दूसरे सूत्र में कहते हैं, यत्रस्था वर्णः उपलभ्यन्ते तत्स्थानम। अर्थात जिस मुख और नासिका के अवयव स्थान में जिह्वा का स्पर्श करके वर्ण सुने जाते हैं उसे स्थान कहते हैं। तो जैसे कि चित्र में दर्शाया भी गया है इन स्थानों को, जो हमारे नासिका विवर होता है और मुख के बीच में ये जो प्लेट होती है जिसे सामान्य भाषा में तालवा भी कहते हैं। तो ये जो है कई भागों में बटा होता है। जैसे दंत है, हमारे दांत है, दांत के ऊपर चलते दंत की जड़ होती है, दांतों की, उसे दंत मूल कहा जाता है। उससे ऊपर चलते हैं तो ये तालु का स्थान आ जाता है। इसे कठोर होता है इसलिए कठोर तालु भी कहते हैं। और इससे ऊपर चलते हैं तो ये मूर्धा का स्थान आ जाता है। और इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये कंठ स्थान है। इसे कोमल तालु भी कहा जाता है क्योंकि ये कोमल होता है। तो इससे नीचे जो है ये छोटा सा जो है मांसल भाग होता है जीवा के समान, इसे अलिजीवा कहा जाता है। तो जिह्वा जो है हमारी जिह्वा इन इन स्थानों में स्पर्श करके जो है वर्णों को उच्चारण करती है। तो जो वर्ण है वो इन इन स्थानों में जिह्वा के स्पर्श से सुने जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थान कहा जाता है। तो अब इनको विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहले कंठ्य वर्णों को समझेंगे। तो इस विषय में महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रथम प्रकरण के द्वितीय सूत्र में कहते हैं, अकुह विसर्जनीय कंठ्य। अर्थात अ आ प्लुत कु अर्थात क ख ग घ ङ ह और विसर्ग का कंठ स्थान है। कंठ स्थान अर्थात जिह्वा के मूल कंठ के अग्रभाग, जिह्वा के मूल कंठ के अग्रभाग से इनका उच्चारण शुद्ध होता है। जो जिह्वा की जड़ होती है, जिह्वा का मूल होता है, उससे ऊपर थोड़ा सा ये हमने पढ़ा भी, जैसे पहले पढ़ा है कि भाग होता है कंठ का, उसमें जिह्वा लगती है। और जिह्वा ये किस प्रकार से लगती है, अगला भाग नहीं लगता इसमें, बल्कि पिछला भाग जो है उठ के लगता है। जैसे क ख ग घ ग ह, इस प्रकार से उच्चारण इन वर्णों का होता है। तो इसलिए ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। इससे आगे तालु स्थानों के विषय में समझते हैं। तो इस विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं, ईचु यशास तालव्यः। तो अर्थात ई दीर्घ ई प्लुत ई चू अर्थात च छ ज झ ञ य और श का उच्चारण तालु स्थान अर्थात दांतों के ऊपर से करना चाहिए। तो दांतों के ऊपर, जैसे हमने पहले समझा कि दांतों के ऊपर जो है ये तालु का स्थान होता है। इसमें जिह्वा का अग्रभाग जो है स्पर्श करता है। अग्रभाग के स्पर्श से तालव्य वर्णों का उच्चारण किया जाता है। जैसे च छ ज झ य श, इस प्रकार से जो है इनका उच्चारण होगा। आगे मूर्धन्य वर्णों के विषय में समझते हैं। रीटु रसा मूर्धन्य। ह्रस्वरी दीर्घ री प्लुत्री टू अर्थात ट ठ ड ढ ण र और श का उच्चारण मूर्धा स्थान अर्थात तालु के ऊपर से करना चाहिए। तो इनमें जो है तालु के ऊपर जो मूर्धा स्थान होता है वहां पर जीभ का अग्रभाग लगता है, स्पर्श करता है, और उसके स्पर्श से इन मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये जैसे चित्र में दिखाया भी गया है कि किस प्रकार जीभ लगती है इसमें, टा ठा डा ढा ना रा श। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण होता है। आगे हम दंत्य वर्णों के विषय में समझते हैं।
तो इस विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा में लृ तु लसा दंत्यः स्वलृ प्लुतरि लृ ता था दा धा न ल और स इन वर्णों का दंत स्थान अर्थात इनका उच्चारण दांतों में जीवा लगाकर करना चाहिए। तो ये लृ पे इस विषय में मैं बताऊं आपको कि लृ जो है ये एक पूर्ण वर्ण होता है। इसमें ऐसा नहीं कि ल और री मिलकर लृ बना है, बल्कि लृ ये स्वतंत्र वर्ण होता है संस्कृत भाषा में। और इसमें जो है लृ वर्णस्य दीर्घा न संति, लृ वर्ण के दीर्घ भाग नहीं होते बल्कि ह्रस्व और प्लुत ही इसके होते हैं। तो ये भी इसमें बात बताने की थी। तो इसमें क्या होता है कि जो जीवा का अग्रभाग दांतों में लगता है और दांतों में लगने से इन दंत्य वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। तो इस चित्र में दर्शा दिया गया किस प्रकार से हमारी जीवा जो है दांतों में जाके लगती है। तो इससे आगे हम करेंगे ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण अर्थात उपपदमानिया ओष्ठ्यः। तो इस विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं उ दीर्घ उ प्लुत उ पु अर्थात प फ ब भ म और उपपदमानीय का उच्चारण ओष्ठ स्थान से करना चाहिए। तो इनमें ओष्ठ स्थान से करने का मतलब इनमें जिह्वा कहीं पे नहीं टकराती किसी स्थान में, बल्कि ओष्ठ ही आपस में टकराते हैं और उन्हीं की टकराहट से इन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। वकारो दंतोष्ठ है। वकार का व का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में बताते हैं महर्षि पाणिनि। व का उच्चारण दांत ओष्ठ से करना चाहिए, अर्थात ऊपर के दांतों व नीचे के ओष्ठ से करना चाहिए। तो व का उच्चारण करेंगे जब ऊपर के दांत नीचे के ओष्ठ पर टकराएंगे तो उनके स्पर्श से जो है व का उच्चारण जैसा है वैसा हो पाता है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ मुख्य मुख्य जो स्थान है जहाँ पर जीवा के स्पर्श से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनके विषय में समझा। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।